नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग बुलेटिन। नमस्ते यूपी, मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विधानसभा के मॉनसून सत्र का। आज दूसरा दिन है, तो आज सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। तो कई मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरेंगे विपक्षी दल। तो महंगाई और कानून व्यवस्था पर घेर सकती है सपा। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है, हंगामेदार रहने के आसार हैं। कल सपा ने कार्यवाही में नहीं लिया था हिस्सा। तो आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और माना जा रहा है ये सत्र बेहद हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि लगातार विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर आज विधानसभा में भी नजर आएगी। जिस तरह कल पैदल मार्च निकाला गया विपक्षी दलों द्वारा, और लगातार महंगाई हो, कानून व्यवस्था हो, इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष नजर आ रहा था। और आज जब विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है, तो माना जा रहा है कि यह सत्र पूरा हंगामेदार रह सकता है और विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर विधानसभा में हंगामा कर सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और देखिए माना जा रहा है ये दिन आज हंगामेदार रहेगा। कल जिस तरह सड़क पर हंगामा देखने पर मिला, सड़क से लेकर अब विधानसभा में भी आज पूरा दिन कई मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष नजर आएगा। पार्टी पैदल मार्च करके विधानसभा तक पहुंचना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। तमाम विधायक इस पैदल मार्च में शामिल होने थे, अखिलेश यादव खुद शामिल होने वाले थे, लेकिन सबके बावजूद भी पुलिस ने आज जो है समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता थे, विधायक थे, उनको उनके पार्टी कार्यालय के ही पास रोक दिया और आगे नहीं बढ़ने के, जिसके बाद कहीं ना कहीं हंगामा काफी देर होता रहा। और उसके बाद तमाम जो पार्टी के लीडर्स थे, विधायक थे और अखिलेश यादव वापस समाजवादी पार्टी कार्यालय चला गया था। और कल की जो सदन की कार्रवाई थी उसमें हिस्सा नहीं लिया था। आज फिर दूसरा दिन है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट नहीं किया कि आज वो हिस्सा लेगी नहीं लेगी। हालांकि अभी तक जानकारी हो रही है उसके अनुसार समाजवादी पार्टी हिस्सा लेगी, और लेकिन हिस्सा लेगी भी तो हंगामा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं विधायक और अखिलेश यादव खुद तैयार हैं, क्योंकि तमाम मुद्दे उनके हाथ में है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार को घेरने का काम कर सकती है समाजवादी पार्टी। और जिसके पहले से ये आसार था कि इस बार का जो मानसून सत्र होगा काफी हंगामेदार होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी काफी लंबे समय से शांत पड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं उसको भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक मंच चाहिए था, और वो मंच विधानसभा जो की कार्यवाही होती है उस दौरान उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर आज का भी दिन काफी हंगामेदार होने वाला है। लेकिन क्या जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो अखिलेश यादव का साथ देंगी या नहीं, ये देखने वाला होगा। जी ठीक है अश्विनी। इसके साथ ही अश्विनी, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए हैं अपने सभी विधायकों को कि किसी भी तरह का अगर कोई भी सवाल विपक्ष उठाता है तो उसकी भी तैयारी आप शुरू से कीजिए, और विधानसभा में ये नहीं लगना चाहिए कि आप बिना तैयारी के बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आज वो तस्वीर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने अपने तमाम मंत्री हैं उनको पहले हिदायत दी है कि जब भी सदन में आएंगे तो बाकायदा अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अगर विपक्ष पार्टी का कोई सवाल होता है उसका बखूबी जवाब दीजिए, उनको संतुष्ट करिए। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण वो है जो वो जनता को संतुष्ट करना है और उसके लिए जवाब देना। निश्चित तौर पर इसको लेकर के तमाम जो मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने अपनी तैयारी भी की है और उसको लेकर बाकायदा तैयारी करके इस सदन में पहुंच रहे हैं। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। आज लखनऊ में यूपी भाजपा की बड़ी बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे ये बैठक। संगठन की समीक्षा, अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार संगठन की ये बैठक लेंगी। संगठन के सभी विभागों प्रकोष्ठों की ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत होगी। तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी इस संगठन की ये महाबैठक करने जा रहे हैं। तो संगठन के सभी विभागों के प्रकोष्ठों से बैठक होगी। तो सुबह 11 बजे वो वक्त दिया गया है जब इस बैठक की शुरुआत होगी। तो यूपी भाजपा की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे
संगठन की समीक्षा करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार संगठन की ये बैठक लेने जा रहे हैं। फिर बढ़ी सपा नेता आजम खां की मुश्किलें। सपा नेता आजम खां पर एक और केस दर्ज हो गया है। नगर पालिका की सफाई मशीन छुपाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। सफाई के लिए यूनिवर्सिटी में मंगाई थी मशीन, वापस नगर पालिका को नहीं भेजी थी मशीन। तो जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में दबा दी गई थी ये सारी मशीनें। नगर कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो लगातार आजम खां की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती जा रही है। बामुश्किल जमानत पर वो बाहर आए हैं, लेकिन जो मुश्किलों का दौर है आजम खां का वो बढ़ता जा रहा है। तो नगर पालिका की मशीनों को दबाने का आरोप आजम खां पर है और जौहर यूनिवर्सिटी से ये मशीनें मिली हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आजम खां की जो मुश्किलें हैं वो और लगातार बढ़ती जा रही है। बामुश्किल उनको जमानत मिली थी इतने वक्त बाद, और देखिए केस दर्ज होने का जो पूरा मामला है वो और बढ़ता जा रहा है। अब जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की दबी हुई जमीनों में दबाई हुई मशीनें मिली है। बिल्कुल। आज आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तो वो बाहर आए थे, लेकिन फिर एक और केस उन पर दर्ज हो गया इस बार। कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में रखने को लेकर केस दर्ज हुआ है, जिसमें आजम खां, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खां समेत कुल 7 लोगों को केस दर्ज हुआ है। 119 और 120 बी में ये केस दर्ज हुआ। निश्चित तौर पर बताया जा रहा है नगर पालिका ने एक मशीन खरीदी थी जो सफाई का काम करती थी, लेकिन वो सफाई का काम नगर में ना कर करके उसको यूनिवर्सिटी में रखा गया था और कहीं ना कहीं उसको टुकड़ों में काट कर जमीन में दफन कर दिया गया था। कल एक कुछ जुए खेलने वाले युवकों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के दौरान ये जानकारी हुई थी कि जो मशीन है वो यूनिवर्सिटी के अंदर, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर दफन है। तो उसके बाद जब खुदाई हुई तो वो जो मशीन बरामद हुई, उसके बाद आजम खान, उनके बेटे और समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। तो वही यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 15 पीसीएस अधिकारियों के हुए हैं ट्रांसफर। तो पीसीएस शिप्रापाल एसटीएम लखनऊ बनी है। पीसीएस शिखा शुक्ला एसटीएम गाजियाबाद बनाई गई है। तो पीसीएस गौतम सिंह ओएसडी बरेली प्राधिकरण बने हैं। पीसीएस संदीप कुमार को एसटीएम संभल बनाया गया है। तो पीसीएस साक्षी वर्मा को ओएसडी यमुना एक्सप्रेस की जिम्मेदारी दी गई है। पीसीएस सतीश कुमार कुशवाहा को ओएसडी नोएडा अथॉरिटी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही पीसीएस श्रीकांत ओएसडी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बनाए गए हैं। पीसीएस आलोक कुमार गुप्ता एसडीएम नोएडा बने हैं। तो पीसीएस हिमांशु वर्मा एसडीएम गाजियाबाद बनाए गए हैं। पीसीएस विपिन कुमार द्विवेदी सहायक नगर आयुक्त अयोध्या बने हैं। इसके साथ ही पीसीएस हर्ष चावला एसडीएम बिजनौर बनाए गए हैं। पीसीएस महेंद्र कुमार सिंह ओएसडी अयोध्या प्राधिकरण बनाए गए हैं। तो ये वो नाम है जहां फेरबदल देखने को मिला है। तो यूपी में लगातार जो तबादला एक्सप्रेस है वो चल रही है। कल जहां 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे, तो आज पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले देखने को मिले हैं। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लखनऊ में अखिलेश के पैदल मार्च और नीतीश कुमार के चुनाव प्रचर्चा को लेकर न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं। सर, महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कई नेता सड़कों पर थे। अखिलेश यादव भी सड़क पर थे, पैदल मार्च निकाला गया। लेकिन कई नेताओं ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी तरीके से नेताओं को रोका। फौज सरकार ने खड़ी कर दी थी कि इस प्रदर्शन को ना करने दिया जाए। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए तो हितकर होता है, लेकिन राजनीतिक स्वरूप में जो राजनीतिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए लोग आडंबर ओढ़कर पैदल चलते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनके रास्ते में ठोकरें ज़्यादा होती हैं, और वो ठोकरें बहुत सारे लोग कई बार खा चुके हैं। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अच्छे संकेत हैं कि पूरे राजनीतिक जीवन में कोई पहली बार पैदल हुआ है
अब जनता ने पैदल कर दिया किसी को वोट के नाम में, तो मैं नहीं कुछ कर सकता उसमें, तो मैं हमारा या बीजेपी का कोई हाथ ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे पैदल चल रहा हो तो उसके आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये अधिकार है लोकतंत्र में, यही तो अधिकार सबके पास है कि आप धरना भी दें, प्रदर्शन भी दें। लेकिन आश्चर्य तो यही है कि विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है, और मुद्दा विहीन विपक्ष बगैर सोचे समझे विभिन्न प्रकार के कृत्य करता है। आंदोलन और धरना तो बहुत दूर की चीज है। अब सोच कर देखें, अगर विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन उठता तो सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देती, लेकिन किसी को जवाब नहीं चाहिए था। एक पक्षी संवाद है ये, इस प्रकार का प्रदर्शन कि विधानसभा न चल नहीं पाए। विधानसभा जब चलती है तो जो विपक्ष है हंगामे के साथ में विधानसभा में अवरोध उत्पन्न करता है। जनता की गाड़ी कमाई से इतना भारी जो व्यय है उसको रोकने का काम क्यों करते हैं? ये लोकतंत्र के पर प्रहार है, और मैं समझता हूँ इससे विपक्ष को बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई को लेकर हम लोग सड़कों पे हैं, बेरोजगारी को लेकर हैं। ऐसे में सरकार हमारी नहीं सुन रही है, युवाओं की नहीं सुन रही है। नहीं, विधानसभा में क्वेश्चन उठाए ना, कहाँ क्वेश्चन उठाया है? अगर ऐसे तथ्य उनके पास है विधानसभा में प्रस्तुत करें। और जहाँ तक महंगाई का है तो उनको तो बधाई देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि पूरा विश्व महंगाई से ग्रसित है, हाय हाय हो रही है तमाम देशों में। ब्रिटेन ऐसा देश पिछड़ गया और 5वीं अर्थव्यवस्था भारतवर्ष बन गया है। हमने कोरोना से संक्रमण काल में न केवल विजय प्राप्त करी है बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था में भी सुधार लाए हैं। तो ये सारी चीजें विपक्ष की गले नहीं उतर रही। विपक्ष आज मैं ये कह सकता हूं कि पराजय से अवसादग्रस्त है, और अवसाद बड़ी बुरी चीज होता है। राजनीतिक अवसाद व्यक्ति के रास्ते बदल देता है। विपक्ष को मैं यही कहूँगा कि आप लोकतंत्र की जो परंपरा है कि जनता ने अभी 3-4 महीने पहले ही जनादेश दिया है, उसमें सुशासन भी आपका मुद्दा था, उसमें आपका कानून व्यवस्था भी मुद्दा था, उसमें आपका डेवलपमेंट प्रोसेस भी मुद्दा था, और इस सारे मुद्दे पर जनता ने अपना अभिमत 2/3 बहुमत से दिया है। तो कम से कम जनता के अभिमत का सम्मान करना ये विपक्ष को सीखना होगा। सर, आखिरी सवाल रहेगा, नीतीश कुमार को लेकर कई चर्चाएं रही। पहले रहा कि विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, अब चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। किस तरीके से आप इस संभावनाओं को देखते हैं? देखिए, अच्छे और समाप्त प्राय नेताओं की श्रेणी में उनका नाम है, राजनीतिक रूप में समाप्त प्राय। और कांग्रेस की तरह आदरणीय नीतीश जी की पार्टी जनता दल यू एक जर्जर इमारत की तरह है, जो राजनीति जैसे वर्षा होती तो मकान गिर जाते हैं, वैसे ही ये राजनीतिक वर्षा मोदी जी और योगी जी के कामों की वर्षा हो रही है, विकासों की। और इस विकास वर्षा में इनकी जो राजनीतिक आधार है वो उस रूपी जो इनकी जो इमारत है राजनीति की, वो कभी भी ढह सकती है। और मैं समझता हूँ उनका अस्तित्व दांव पर लगा है, इसलिए भी चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बिहार में अब उनके लिए कुछ रह नहीं गया। जनता का आक्रोश, बिगड़ती कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की डोलती हुई स्थिति केवल 1-2 माह में ही ऐसी हो जाएगी, इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। ये उनकी घबराहट है। और अब राजनीति के अस्तांचल में जाते जाते वो कुछ ना कुछ करेंगे जो थोड़ा सा चर्चा में रहें। ये उनके राजनीतिक संन्यास का पूर्वाभ्यास है, और अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी हार वो उत्तर प्रदेश में जो आएंगे। अब ऐसी राजनीतिक भूल वो करेंगे नहीं, वो बड़े खिलाड़ी हैं, राजनीति के मंझे हुए व्यक्ति हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको प्रधानी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि प्रधानी का चुनाव भी वो हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश में उनका कोई क्योंकि जेडीयू के कई प्रदेशों में लोग पूरा विलय कर गए हैं बीजेपी में, और लोगों का आक्रोश उनके दल के लोगों का वो झेल नहीं पा रहे हैं। मेरी सहानुभूति है उनके साथ में कि उस राजनीतिक जो यात्रा है उसमें वो अंतिम समय पे बिल्कुल जनाधार विहीन होकर वो संन्यास लेंगे। ये भी एक कल्पना हो सकती है, लेकिन ऐसा है।
धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार के लिए अब बिहार में कुछ नहीं बचा है, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव लड़कर उन्हें शुरुआत करनी चाहिए। विजिलेंस हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। लखनऊ में अखिलेश के पैदल मार्च और नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हरीश त्रिवेदी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं। सर, समाजवादी पार्टी एक तरीके से आज शक्ति प्रदर्शन कर रही है, पैदल मार्च निकाल रही है, जिसमें अखिलेश यादव भी आज शामिल थे। किस तरीके से इस प्रदर्शन को देख रहे हैं आप? देखिए, जो काम ये आज कर रहे हैं, ये काम उनको बहुत पहले से करना चाहिए था, और आज भी सबको ये पता है कि उनके तमाम अलायंस दलों के नेता बार बार ये कहते हैं भाई आप भी सड़क पर उतरिए, आप भी जनहित मुद्दे को लेकर के संघर्ष करिए। लेकिन वो चूंकि एक राजतंत्र की व्यवस्था के तहत वो उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे, इस नाते उनको आम गरीब किसान मजदूर माताओं बहनों की समस्याएं क्या होती है उनके ध्यान में भी नहीं है। वो उसके लिए लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं। बार बार अभी हमारे तमाम ऐसे नेता अब उनको कहते भी, उन्हीं के अलायंस के लोग कहते हैं कि वो एसी की पॉलिटिक्स करते हैं, एसी कमरे में बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं। तो तमाम लोगों के प्रहोग करने के बाद एक बार वो दिखावे के रूप में एक आर्टिफिशियल तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं। फोटो सेशन उनका हो जाएगा, उसके बाद वो अपना काम करेंगे। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी जनहित के मुद्दे को लेकर के संघर्ष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो संघर्ष उनके स्वभाव में भी नहीं है और उस रास्ते से वो आए भी नहीं है। एक पारिवारिक बैकग्राउंड से उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने थे, इस नाते उनको ये एहसास नहीं, उनकी ये क्षमता भी नहीं। समाजवादी पार्टी के कई नेता कह रहे हैं चूंकि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई के मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस की पूरी फौज खड़ी कर दी है और हमें शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च भी नहीं निकालने दिया जा रहा। देखिए भाई, फोर्स तो उनकी सुरक्षा में खड़ी की गई है, कोई अव्यवस्था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में सबको पता है कि वो किस प्रकार का हुड़दंग करते हैं। तो हमारी सरकार में कानून व्यवस्था स्थापित कर किए रखने के लिए पुलिस पूरा अपना काम करेगी। किसी प्रकार की अराजकता वो फैलाएंगे ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इस नाते मैं ये कह सकता हूँ कि कानून का राज होगा और पुलिस सुरक्षा करेगी। सर, आखिरी सवाल रहेगा, चूंकि आप बिहार के सह प्रभारी भी हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं ऐसी जताई जा रही हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, यहाँ के मतदाता बहुत ही प्रबुद्ध हैं, और मैं कह सकता हूँ कि एक बार उनको भी एहसास हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है वो उनका अधिकार है, लेकिन निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब्दुल्ला आजम पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आजम को लेकर सुनवाई होनी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज आ सकता है फैसला। तो अब्दुल्ला आजम जो कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी है और माना जा रहा है कि आज फैसला भी आ सकता है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले पर। तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। अब खबर कानपुर से है, जहां केडीए उपाध्यक्ष आईएएस सरवन सिंह को लेकर लोकायुक्त की ओर से तलब करने का मामला सामने आया है। केडीए अपर सचिव डॉक्टर गुड़ाकेश शर्मा ने दी है सफाई। शिकायतकर्ता पूर्व केडीए बोर्ड मेंबर राम लखन रावत पर ही बिफरे अपर सचिव शिकायतकर्ता राम लखन पर ही लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। लाल नीली बत्ती का प्राइवेट सिक्योरिटी का उपयोग किया, सवाल पर बचते हुए नजर आए अपर सचिव गुड़ाकेश शर्मा। तो केडीए उपाध्यक्ष आईएएस सरवन सिंह अपने ऊपर लगे आरोप लोकायुक्त नोटिस के मामले में स्वयं नहीं आए, मीडिया के सामने अपने अधीनस्थ अधिकारी से जारी कराया बयान। प्रकरण ये आया है, एक यहाँ पहले बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे राम लखन रावत जी,
ये यहाँ थे, उनके खिलाफ काफ़ी शिकायतें शासन स्तर पर भी हुई हैं, चाहे लॉयर्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया हो या अन्य इंडिविजुअल्स, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स लेवल पर शिकायतें की गई थी कि इनके द्वारा भयादोहन का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे सारी चीज़ें चल रही थी, तो यहाँ प्राधिकरण द्वारा इनके खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ की गई थी। इनके एक साले हैं राकेश रावत जी, उनके खिलाफ काफ़ी शिकायतें आई थी कि ये राजनीतिक पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे हैं, तो उसके खिलाफ जांच वगैरह हुई थी, चार्जशीट वगैरह उसमें हुए हैं और कार्रवाई की गई है, जांच भी पूर्ण हो गई है। तो इन्हीं सब चीज़ों के एक होता है ईर्ष्यावश या द्वेष भावना बस या जो भी आप, तो इनके द्वारा लोकायुक्त महोदय के यहाँ एक अपना कंप्लेंट्स फाइल किया गया था। तो उस कंप्लेंट्स पर लोकायुक्त महोदय के यहाँ से, प्राधिकरण से, उपाध्यक्ष महोदय के स्तर से कमेंट्स मांगी गई है और कमेंट्स क्या। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जो हैं, उनके खिलाफ लोकायुक्त उत्तर प्रदेश ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्हें तलब किया गया है। आपको बता दें कि केडीए वीसी अरविंद सिंह के ऊपर केडीए के जो बोर्ड मेंबर है उन्होंने एक आरोप लगाया था। उनका साफ तौर पर ये आरोप में कह रहा था कि केडीए वीसी जो है वो पूरी तरीके से केडी में भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, साथ ही अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और गैर कानूनी ढंग से अपने सिक्योरिटी गार्डों की गाड़ियों पर फ्लैशर लाइट लगाकर वो चलते हैं। ऐसे में इस पूरे मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त से की गई थी। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश लोकायुक्त ने मामले को संज्ञान में लेकर अब केडीए वीसी अरविंद सिंह को नोटिस जारी कर दिया है और इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात ये होगी कि इस जारी हुए नोटिस में 27 तारीख को क्योंकि उनको पेश होना है, ऐसे में उनकी अब जो मुश्किलें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बता दें कि शहर में केडीए जो है वो लगातार मानक विहीन तरीके से बिल्डिंगों का निर्माण कर रहा है, अवैध तरीके से बिल्डिंगें निर्मित हो रही हैं और केडीए विभाग को खुलेआम जो जेई है, एक्सीएन है, वो खुलेआम चूना लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। मानक विहीन तरीके से खुलेआम शहर में काम चल रहा है, मगर कानपुर विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष है अरविंद सिंह, वो किसी भी चीज पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसी तरीके की अन्य विभिन्न शिकायतों को देखते हुए इस पूरे मामले में जांच जो है वो शुरू हुई है। जी ठीक है सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं सिद्धार्थनगर में अधिकारियों की गाड़ी पर पथराव हुआ है, कई गाड़ियों के टूटे शीशे और जवान घायल हुए हैं। घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल कराया गया भर्ती। सड़क निर्माण को लेकर धरना दे रहे थे ग्रामीण, तो पुलिस ने लगभग 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, एएसपी ने ये बात कही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे सिद्धार्थनगर में, जहां पर अधिकारियों पर पथराव हुआ है। सड़क निर्माण को लेकर धरना दे रहे थे ग्रामीण और जनपद सिद्धार्थनगर का थाना गुलौरा है, जहां पर जिगरीवा से चेतिया की तरफ एक सड़क मार्ग जाता है। वो पहले काफी अच्छा बना था, अभी इधर विगत दिनों वो टूट गया है, उसको कई जगह पे जल भराव है। तो उसको लेकर के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी रोड जाम की, जिसके दृष्टिगत वहाँ पर भारी पुलिस बल लगाया गया था, जिसमें क्षेत्राधिकारी और एसडीएम वासी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे और उनके द्वारा जो है लोगों को समझाया बुझाया गया, तो सभी लोग वापस चले गए थे। उसके बाद कुछ उपद्रवी तत्व आकर के और अकस्मात उनके द्वारा पथराव किया गया, जिससे 2-3 गाड़ियों को कुछ क्षतिग्रस्त। तो सिद्धार्थनगर में अधिकारियों की गाड़ी पर पथराव किया गया और इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, जवान भी घायल हुए हैं। तो ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। तो सड़क निर्माण को लेकर धरना दे रहे थे ग्रामीण और इसी दौरान कई गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस ने लगभग 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता सद्दाम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सद्दाम, अभी क्या कुछ स्थिति, क्योंकि जिस तरह ये पथराव हुआ है उसके बाद कई पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं, इसके साथ ही गिरफ्तारी भी हुई है ग्रामीणों की। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि पांसी तहसील क्षेत्र के जिगनेवा से एक चेतिया मार्ग है जो काफी दिनों से बहुत जर्जर है। उस सड़क की मांग को लेकर जो उस क्षेत्र के ग्रामीण है वो धरना देने की कोशिश कर रहे थे कि सड़क की मांग को लेकर वो धरना देंगे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन और वहाँ के प्रशासन था वो पहले से अलर्ट था। हालांकि धरना देने से
उनको रोका गया, किसी तरह से सारे लोगों को वहां से हटा दिया गया। लेकिन कुछ जो उग्र लोग थे वो थोड़ी देर बाद गोला बंद करके आते हैं और वहां पे जो सरकारी गाड़ियां, एसडीएम, पीडब्ल्यूडी की गाड़ियां और जो पुलिस के लोग हैं उन पे पथराव करने लगते। पथराव में एसडीएम की गाड़ी और पीडब्ल्यूडी की गाड़ियों के सीटें टूट जाते हैं और जो पुलिस के जवान हैं उनको भी चोट आती है। ठीक है सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।